इस वक्त की बड़ी खबर यूएई से आ रही है। यूएई के एयरपोर्ट के करीब मुश्तबा ड्रोन हमला, ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। 3 तेल टैंकर्स में धमाके से नहीं हुआ बहुत ज्यादा नुकसान। अबूधाबी पुलिस न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है इस वक्त की बड़ी खबर यूएई से। इस वक्त की एयरपोर्ट के करीब मुश्तबा ड्रोन हमला किया गया है। ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है और 3 तेल टैंकर्स में धमाका हुआ है। धमाके से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अबूधाबी पुलिस और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यूएई के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि हूसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है और 3 तेल टैंकर्स में धमाका हुआ है और धमाके से कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। इसकी जानकारी दी है अबूधाबी के पुलिस न्यूज़ एजेंसी और पुलिस ने दी है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई है। तो यूएई के करीब एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया है। मुश्तबा ड्रोन हमला हुआ है और ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने इस हमले की बाकायदा जिम्मेदारी ली है। 3 तेल टैंकर्स में धमाका हुआ, इस ड्रोन के जरिए किया गया। धमाके से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अबूधाबी पुलिस और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये खबर सामने आई है। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि यूएई के एयरपोर्ट के करीब 3 तेल टैंकर्स पर हूसी बागियों ने, ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने इसकी बाकायदा जिम्मेदारी ली। उन्होंने ड्रोन के जरिए 3 तेल टैंकर्स को निशाना बनाया और अबूधाबी पुलिस के मुताबिक कोई ख़ास बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया है। पुलिस और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये खबर सामने आई है। 3 तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। कार्रवाई बड़ी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 3 जो है तेल टैंकर्स थे वो निशाना बने और पुलिस के मुताबिक, अबूधाबी पुलिस के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने यह हमला किया है और बाकायदा उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमले की जिम्मेदारी ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने ली है और इन्होंने 3 तेल टैंकर्स को निशाना बनाकर धमाका किया है और यूएई के एयरपोर्ट के करीब ये तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। क्योंकि एयरपोर्ट करीब है, यूएई का एयरपोर्ट करीब रहा और 3 तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया ताकि एयरपोर्ट के आसपास को भी नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अबूधाबी पुलिस के मुताबिक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 3 तेल टैंकर्स को ही नुकसान हुआ है और मुश्तबा ड्रोन हमला ये किया गया। ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने इसकी बाकायदा जिम्मेदारी ली है और ये धमाका जो किया गया है ये यूएई के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब किया गया है, जहां से 3 तेल टैंकर्स गुजर रहे थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यूएई के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब तेल टैंकर्स को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया है और हूसी बागियों ने, जो कि ईरानी हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने बाकायदा इस हमले की, ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। और आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मरकज के आगे डट जाने वाले, उसे झुकाने वाले किसानों की सताइश की। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को शरपसंद और दहशतगर्द कहने वाले अब किसानों के मफाद में कानून वापस लेने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर संकल्प लिया। अखिलेश ने किसानों पर जुल्म ज्यादती करने वालों और हराने और हटाने का अहद किया। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे,
आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इमाम सरबराह सऊद्दीन अवैसी का कहना है कि उनकी जमात यूपी असेंबली इंतखाबात पूरी ताकत झोंक देगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवैसी ने कहा कि पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर चुकी है और जल्द ही दीगर मरहलों के चुनाव के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के तहत उनकी पार्टी तशहीरी मुहिम भी चलाएगी। सेकुलर वोट काटने के इल्जामात का सामना कर रहे असद ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि नामनिहाद सेकुलर जमातें नजरियाती और शऊरी एतबार से दिवालियापन का शिकार हो चुकी हैं। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है, तो डर किसी से डरा नहीं जाता। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। हाँ, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज़ की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज़ के और दूसरे जितने फेज़ हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिज़िकल रैलीज अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं और ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि 2019 में एमआईएम पार्टी सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ी तो बीजेपी कैसे 306 के ऊपर जीत जाती है। तो ये सब सवालात हैं। ये बौखलाहट का शिकार और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इनके पास खुद आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के रियासती जिम्मेदारों की कल लखनऊ में मीटिंग है। बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी त्यागी से। सर, उत्तर प्रदेश में आप लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन गठबंधन फेल हो गया, आखिर क्या कारण रहा? जी, हमारी तरफ से तो आरसीपी सिंह जी निरंतर भाजपा के नेताओं से वार्ता में लगे गए थे। उनको अधिकृत भी किया गया था इस कार्य के लिए और उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, नड्डा जी से और धर्मेंद्र प्रधान जी से, सभी लोगों से उन्होंने निरंतर चर्चा की, वार्ता की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश नहीं थे। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम उन्होंने लिया जो उनके अलाई हैं। उसमें अपना दल और निषाद पार्टी थी, हमारी पार्टी का जिसमें जिक्र नहीं था। हमारी चुनाव की तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। 2017 में जब नीतीश कुमार जी यूपी के दौरे पर थे तो उनकी बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी, लेकिन 2017 में हम चुनाव नहीं लड़े। यद्यपि हमें उसका पॉलिटिकल नुकसान अभी भी भुगतना पड़ रहा है, तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश पार्टी की एक आवश्यक बैठक कल लखनऊ में होगी। ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन रमेश पटनायक के साथ रितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी दबाव से बचने के लिए साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने लश्कर मुस्तफ़ा नामी तंजीम बनाई थी। एनआईए की जांच के दौरान पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर एक साजिश के तहत दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद का नाम तब्दील करके लश्कर मुस्तफ़ा रखा गया था, जबकि इस तंजीम के तहत काम करने वाले दहशतगर्द मकाम, फंड्स सब कुछ जैश मोहम्मद के थे
उस दहशतगर्द तंजीम ने एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के साथ साथ यूपी बिहार के नौजवानों को भर्ती करने का मंसूबा बनाया ताकि ये जाहिर हो कि हिंदुस्तान के अंदर दूसरी रियासतों में मसाइल हैं। लालच देकर और उनकी बेबसी का फायदा उठाकर उन्हें दहशतगर्द बनाया जा रहा था। तफसीली जानकारी दी हमारे नुमाइंदे शंकरानंद ने। साल 2019 में पुलवामा हमला हुआ था और इस मामले पर जब तफ्तीश की गई तो पता चला था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया था। जब इस मामले में तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा गया तो एनआईए की तफ्तीश में कई बड़े खुलासे हुए। पिछले कुछ दिन पहले जब इस मामले पर चार्जशीट दायर किया गया तो पता चला कि इस मामले पर बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब का भी जो कनेक्शन है ये इसमें सामने आया। और जिस तरह से बाकायदा उस वक्त में पाकिस्तान पे लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बढ़ रहा था, लिहाजा उस वक्त में एक साजिश को रचते हुए जैश ए मोहम्मद का एक नया मुखौटा कंपनी बनाया गया, नया संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया लश्कर मुस्तफ़ा। और इसके साथ ही उस संगठन में ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के युवाओं को भी भर्ती करने की योजना बनाई गई और इसी के तहत बिहार के उन हथियार तस्करों को शामिल किया गया, बिहार और उत्तर प्रदेश के, कि जो वहां पर हथियार के तस्करी के मामले को अंजाम देते थे। उन्हें पैसे का लालच देकर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके इस आतंकी संगठन में शामिल कराया गया और उसके बाद ये कोशिश की जा रही थी कि पुलवामा हमले पर लश्कर मुस्तफ़ा संगठन जो है उसका नाम सामने आए और जैश ए मोहम्मद का नाम छुप जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और इस मामले पर जल्द ही एनआईए की टीम कुछ और भी बड़े खुलासे कर सकती है। कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। 2017 के पहले बल्दियाती इंतखाबात में 110 वार्डों में से 95 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी नहीं जीते। उसी तरह 2019 के इंतखाबात में डॉक्टर महमूद रहमानी को आपने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो भी हार गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी मैदान में इस बार आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, आइए बात करते हैं हमारे साथ अनुज शुक्ला जी जो प्रत्याशी हैं आर्य नगर विधानसभा से, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से तैयारियां हैं और उत्तर प्रदेश के लेवल की बात की जाए या कानपुर की बात की जाए तो किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता उनको समर्थन दे रही है, आप विश्वास मानिए कि केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में भी अपना परचम लहराएंगे। वादों की बात की जाए सर, वादों में जिस तरह से बिजली मुफ्त और भत्ते की कई उसमें आप लोगों के पार्टी ने वादे किए हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो तकरीबन 26 करोड़ है, तो कैसे वो मुमकिन होगा? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि वादे नहीं, हम संकल्प लेते हैं। आम आदमी पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जो भी संकल्प लिया है उसको जनता के सामने खरा उतारा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि किन मुद्दों के साथ और किन वादों के साथ वो चुनाव में आ रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी कल 12 बजे पंजाब में वजारत आला के ओहदे के लिए पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से ये बात कही। अरविंद जी, पंजाब में आपने लोगों से राय मांगी थी, सीएम का चेहरा आपको अनाउंस करना है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अभी दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे वो कल बताएंगे। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए राशन में चोरी के मामले में राजगढ़ में अवामी स्टेज से एक साथ 3 फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। वज़ीर आला के जरिए 3 फूड इंस्पेक्टर पर मुअत्तल करके एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई को हुकूमत के जरिए जहां इंतजाम और शफाफियत लाने के लिए बड़े कदम से ताबीर किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने उसे नाटक नौटंकी से ताबीर किया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि
कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना के वजीरों और बड़े अफसरान की बदउनवानी जग जाहिर है, लेकिन वजीर आला के जरिए काबीना वजीरों और बड़े अफसरान को छोड़कर सिर्फ छोटे मुलाजमीन पर कार्रवाई करके वाहवाही लूटी जा रही है। कांग्रेस ने हुकूमत से काबीनी वजीरों और बड़े अफसरान पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाटक नौटंकी करने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, जनता के बीच में तालियां लूटने की कोशिश की जाती है। अगर मुख्यमंत्री जी अनियमितताओं पर इतने ही गंभीर हैं तो बड़े अधिकारियों, कलेक्टर, कमिश्नर पर कार्रवाई करें, प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर कार्रवाई करें जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये केवल नाटक नौटंकी करते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का तंत्र इस कदर चल रहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार का हिस्सा भेजा जाता है। आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए नाटक नौटंकी की जाती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीका अहम हथियार और मुल्क में टीकाकारी मुहिम में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और हेल्थ वर्करों को बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। इस बीच मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को टीकाकारी के लिए वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए रहनुमा खतूत की जानकारी दी है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं है। मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने इल्जाम लगाया कि मुंबई के बायकुला में वाक़ चिड़ियाघर के बीएमसी के जरिए जारी करदा टेंडर में गड़बड़ी हुई है और इस मामले में बीएमसी कमिश्नर को एक खत भी लिखा है। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदगार वसीम अंसारी से असलम शेख ने खास बातचीत की। पालक मंत्री असलम शेख ने एक पत्र लिखा है, वो भी बीएमसी कमिश्नर को, कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है गड़बड़ी का। क्या है पूरा मामला, हमारे पास बात करने के लिए असलम जी है। सर ये बताइए कि जिस तरह से आपने पत्र लिखा इसमें कहा कि गड़बड़ी है, ये आप सत्ता में मंत्री भी हैं और गड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्या लगता है कि जो अधिकारी है वो सुन नहीं रहे और गड़बड़ी क्या है? ऐसा नहीं, अधिकारी सुनने नहीं, एक अभियोग का जो टेंडर निकला है वो टेंडर के अंदर जो है जो कंडीशन डाली गई है वो गलत कंडीशन डाली गई है और कंडीशन इसलिए डाली गई है कि कुछ ही कंपनी को वो टेंडर लग सके, जिसकी वजह से जो है महानगर पालिका का कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब जब ये मालूमात मेरे पास आती है तो मेरा काम है, क्योंकि मैं खुद भी टैक्स पेयर हूँ और मंत्री भी हूँ और महानगर पालिका का एक भी रुपया ज़ाया नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने आयुक्त को पत्र लिखा है कि इसकी मालूमात लीजिए और इस तरीके की हरकत जिस अधिकारी ने किया होगा उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, इसका इवैल्यूएशन करिए और सरकार का अपना महानगर पालिका का 100 करोड़ का नुकसान होता होगा तो टेंडर कैंसिल करिए और नया टेंडर मंगाइए। मारूफ कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण अवार्ड याफ्ता बिरजू महाराज 83 साल की उम्र में आखिरी सांस लिए। उनके पोते सौरांश मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम पंडित ब्रिज मोहन मिश्रा था। कथक डांसर होने के अलावा वो क्लासिकल गुलकार भी थे। बिरजू महाराज ने देवदास, दिल इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्मों के लिए रक्स की कोरियोग्राफी की। इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज की खिलाड़ी में भी मौसीकी दी। जी, वो पिछले 1 महीने से उनका मैक्स साकेत से इलाज चल रहा था और क्योंकि हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज थे उनको, तो उनको डायलिसिस पे डाला गया और ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक भी थे और ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट ही आया था क्योंकि एकदम से सांस लेने में उनको उलझन हुई और फिर प्राण निकल गए उनके। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा लग नहीं रहा, आंखों के सामने देखा कि वो गए। अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं रिएक्ट करूं। लेकिन जो प्रभु की इच्छा है और वो खुद भी यही चाहते थे कि जितने भी दर्शक हैं उन सब लोगों ने महाराज जी को हमेशा रंगमंच पर नाचते ही देखा है और वही एक भूमिका उनकी बनी रहे, यही इच्छा थी उनकी आखिरी। और काफ़ी दुखी भी थे कि इतना डायलिसिस और ये सब करवाना पड़ रहा है, तो एक तरह से उनके लिए ठीक ही है
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको ऐसे कष्टों से गुजरते हुए देखे। तो बस हम लोग यही प्रे करेंगे कि वो हमेशा खुश रहें, जहाँ पे भी गए हैं वो बस ही शुड बी इन अ हैप्पी प्लेस, दैट्स ऑल आई कैन से। क्योंकि मेरे तो दादा हैं, मेरे गुरु हैं, सब कुछ हैं, मेरी दुनिया है, और उनके गोद में पली बड़ी हूँ मैं। और पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे अपने पिछले जन्म में जो उनके गोद में मैं पली बड़ी। और यादें तो मैं नहीं बता पाऊँगी अभी, एकदम से कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, बस ये बात ज़रूर है कि सब लोग उनका सिर्फ एक ही साइड जानते हैं कि वो महाराज जी हैं, क्लासिकल जगत के हमारे इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन उनको गैजेट्स बहुत पसंद थे। कोई भी नया फ़ोन आता था, मॉडल आता था, तो ज़रूर वो पहले ही ले लेते थे उसको। जब एप्पल नया नया आया था तो इंडिया में किसी के भी पास एप्पल का कोई भी गैजेट नहीं था, सबसे पहले उन्हीं के पास होता था। और तार का शौक़, इसका शौक़, मतलब घड़ी रखने का शौक़, और इस तरीके की बड़ी सारी उनकी फेवरेट चीज़ें थी। और हमेशा बोलते थे कि अगर मैं डांसर नहीं होता तो मैं पक्का मैकेनिक होता। तो उनको बड़ी रुचि थी इन सब चीज़ों में। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि उनकी जो एक भूमिका जो मेरे दिमाग में है और मेरे आँखों के सामने हंसता हुआ उनका चेहरा जो है, मैं बस इसी याद के साथ उनको मैं विदा करती हूँ। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का आज अचानक चले जाना हमारे संगीत जगत का एक स्तंभ का गिर जाना है। ये जगत कोई नहीं ले सकता है। वो एक बेजोड़ नर्तक थे। उनके कथक नृत्य में उनका आंखों का काम हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गायक भी थे। उनके कई रिकॉर्ड हम लोगों ने बचपन से सुना है। और वो भाव नृत्य जब करते थे वो लगता था कि मन से गाते थे और खुद गा के फिर उसको नृत्य में दिखाते थे। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा जिंदगी का पहला प्रोग्राम जो बॉम्बे में हुआ था वो उनके साथ हुआ था। उन्होंने लखनऊ घराने की चुमरी गाए थे, मैं बनारस घराने की। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो अपने इंतखाबी फायदे के लिए लोगों को आपस में तकसीम करने की कोशिश कर रही है। जम्मू में पार्टी के यूथ विंग से खिताब करते हुए मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लीडरान उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैलियों में बाबर और औरंगजेब के बारे में बात करते रहे हैं। वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ज़मीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने सियासी मुखालफिन को जेर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। मुफ्ती ने पीडीपी कारकुनों से कहा कि वो पुरअमन और मौसर तरीकों से बीजेपी का मुकाबला करें। डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करना है? कलम और कागज से, पत्थर से नहीं, बंदूक से नहीं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग तशद्दुद पे उतर आए और इनको मौका मिले। किसी के पीछे यूएपीए, किसी के पीछे पीएसए, किसी के पीछे ईडी, कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे पढ़ो। मगर कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से। और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।